हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीएस रजत खनेजा और लीगल इंटेलिजेंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब सेक्शन 5A, 5B एंड 5C ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002। जो पहले के सब सेक्शंस हैं वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस में डिस्कस करे हैं। उनके जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 के जो सबसेक्शन 5A, 5B एंड 5C जो है ये सेलिंग ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। तो हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्योंकि सिक्योर्ड एसेट जैसे मैंने पहले ही बताया था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। बट जो सेक्शन सबसेक्शन 5A, 5B एंड 5C जो है 13 के वो खाली डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से। तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट्स में बताया था, सेक्शन 13 में जो है एक नोटिस इशू होता है सबसेक्शन 2 के अंडर। वो नोटिस तब इशू होता है जब जो बोरोवर है उसने डिफॉल्ट कर दिया है और जो उसका अकाउंट है वो एनपी डिक्लेयर कर दिया गया है सिक्योर क्रेडिटर्स के द्वारा। तो एक नोटिस इशू होता है जिसमें कि 60 डेज का टाइम दिया जाता है बोरोवर को कि भाई आपकी जो भी ड्यूज है वो आप पूरे फुली डिस्चार्ज कर दीजिए, अपनी लायबिलिटी को फुली डिस्चार्ज कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो जो सिक्योर क्रेडिटर है वो एक्शन ले सकता है 13(4) के अंडर। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था 13(3)A के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन का भी राइट दिया गया है, बोरोवर को अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो ये स्टेप्स आप पिछले वाले पार्ट की वीडियोस देख के एक बार आप समझ सकते हैं। तो हम आ जाते हैं सीधे 13(4) के ऊपर। 13(4) भी मैंने पार्ट 2 में बनाया हुआ है सरफेसी एक्ट के, उसमें भी आप 13(4) को समझ सकते हैं। 13(4) के अंदर बेसिकली सारे मेजर्स दिए गए हैं कि इन केस डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है 60 डेज का जो टाइम 13(2) के अंदर नोटिस दिया है उसके टाइम ड्यूरेशन के बीच में वो जो बोरोवर है वो पैसे पे नहीं करता है, तो 13(4) के अंडर जो है जो सिक्योर क्रेडिटर है वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले 13(4) के अंदर जो एक्शन है वो क्या था, वो पोजेशन का था कि पोजेशन ले सकते हैं सिक्योर्ड एसेट का और उसके साथ ट्रांसफर भी कर सकते हैं बाय वे ऑफ लीज और बाय वे ऑफ सेल और असाइनमेंट। तो 13(4) के बाद आते हैं 13(5) के ऊपर। 13(5) जो है वो बेसिकली डील करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था 13(5) जो है वो मैंने पहले वीडियो में कवर किया हुआ है। 13(5) के अंदर जो है अगर कोई पैसा लेट्स से जो बोरोवर है उसको किसी थर्ड पार्टी ने देना है, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो थर्ड पार्टी को कंपेल कर सकता है कि वो पैसा आप हमें दे दीजिए। तो वो पैसा जब सिक्योर क्रेडिटर के पास आ जाता है तो वो पैसा जो है उसको एडजस्ट कर देते हैं उसके आउटस्टैंडिंग ड्यूज के अगेंस्ट। तो पिछले पार्ट वाली वीडियो में मैंने डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। अब जैसे ही लेट्स से 13(4) के अंडर पोजेशन ले लिया सिक्योर्ड क्रेडिटर ने इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसकी सेल होती है। अब लेट्स से वो सेल करना चाह रहा है अपना, ताकि बेच के अपने जो ड्यूज हैं उसके जो डिफॉल्ट हुआ है, जो बोरोवर पैसा पे नहीं कर पाया है, तो प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा जो है रिकवर कर ले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो 13(5) के बाद जो 13(5)A है, 5B और 5C है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और जो प्रोसेस है कि कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, क्या क्या तरीके हैं, वो रूल्स में गिवन है। रूल्स अगर आप देखेंगे तो रूल 8 एंड 9 ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल्स 2002, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि रूल्स भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं। तो एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सिक्योर्ड क्रेडिटर कैसे जो है अपनी सिक्योरिटी को इन्फोर्स करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर, वो रूल 8 और 9 में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो वो हम आगे कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो है अपना डिस्कशन 13(5A, 5B एंड 5C पर ही रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे। तो चलिए एक बार 5 एंड 5B एंड 5C पढ़ लेते हैं। चलिए सबसेक्शन 5A पढ़ लेते हैं। वेयर द सेल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी for which a reserve price has been specified has been postponed for want of a bid of an amount not less than such reserve price, it shall be lawful for any officer of the secured creditor, if so authorized by the secured creditor in this behalf, to bid for the immovable property on behalf of the secured creditor at any subsequent sale। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका पोजेशन ले लिया गया है 13(4) के अंडर, अब उसकी जब सेल हो रही है, तो सेल जब हो रही है और उसका जो रिजर्व प्राइस है वो मेंशन्ड है। रिजर्व प्राइस क्या प्राइस होता है? रिजर्व प्राइस द प्राइस इट इज अ मिनिमम प्राइस एट विच अ प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड। मतलब इस प्राइस के नीचे वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता। तो रिजर्व प्राइस इज द मिनिमम प्राइस। जब मिनिमम प्राइस ही अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो वो यही कह रहा है कि जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो रही होगी और जिसका रिजर्व प्राइस मेंशन्ड है, अगर वो पोस्टपोन हो जाती है, क्योंकि और रीजन क्या है पोस्टपोनिंग का,
पोस्टपोन हो जाती है क्योंकि कोई भी बिड ऐसी नहीं मिल रही है जो कि रिजर्व प्राइस से ऊपर हो, सारी बिड रिजर्व प्राइस के नीचे की हैं, तो ऑब्वियसली वो जो सेल है वो नहीं होगी, वो ऑक्शन, अगर ऑक्शन के थ्रू सेल हो रही है तो वो ऑक्शन कैंसिल हो जाएगी। तो इस केस में क्या है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो अपने किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि जब भी कोई सब्सिक्वेंट सेल हो रही हो उसी मूवेबल प्रॉपर्टी की बाय ऑक्शन और बाय एनी अदर मेथड व्हाटसोएवर व्हिच इज मेंशन्ड इन रूल 8 एंड 9, तो अगर जब भी सेल हो रही है सब्सिक्वेंट सेल तो उसमें वो बिड कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, की मतलब इसमें भी सिक्योर्ड क्रेडिटर उसको अपने ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि भाई आप हमारे बिहाफ पे बिड करिए, और इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने आप खुद भी खरीद सकता है। सबसेक्शन 5B की बात करते हैं। वेयर द सिक्योर्ड क्रेडिटर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5 इज डिक्लेयर्ड टू बी द परचेजर ऑफ द इमूवेबल property at any subsequent sale, the amount of the purchase price shall be adjusted towards the amount of the claim of the secured creditor for which the auction of enforcement of security interest is taken by the secured creditor under subsection 4 of section 13। इसका मतलब यही है कि अगर लेट्स से सबसेक्शन 5A के अंदर किसी ऑफिसर ने बिड किया ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर और वो परचेजर, उनकी बिड एक्सेप्ट हो जाती है, वो बिड जो है हाईएस्ट होती है और वो एक्सेप्ट हो जाती है, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो ही परचेजर बन जाता है उस प्रॉपर्टी का उस सब्सिक्वेंट सेल के अंदर। तो जब वो परचेजर बन जाता है तो जो परचेज प्राइस होता है वो क्या होता है, वो एडजस्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ द क्लेम ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल परचेज प्राइस था 110 रुपए का और जो लोन था, जो डिफॉल्ट हुआ था वो लेट से था 120 का, तो 120 में से 110 हट जाएंगे तो 10 रुपए का ही डिफॉल्ट अमाउंट रह जाएगा ड्यू, बाकी 110 एडजस्ट हो जाएंगे जो कि बोरोवर को देने थे सिक्योर्ड क्रेडिटर को उसके अगेंस्ट। सेक्शन 5 सबसेक्शन 5C क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 shall as far as may be apply to the movable property acquired by the secured creditor under सबसेक्शन 5A, कि मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है सिक्योर्ड क्रेडिटर तो सेक्शन 9 जो है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है उसके प्रोविजन भी इस चीज पे अप्लाई हो जाते हैं। अब सेक्शन 9 क्या कहता है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 9 जो है वो डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स की बात करता है, कि मतलब जो बैंकिंग के एसेट्स नहीं है, बैंक जो है वो कैसे डील करेगा नॉन बैंकिंग एसेट्स के साथ। तो एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 6, सेक्शन 6 किसका? सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कि बताता है द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन विच बैंकिंग कंपनी में एंगेज, मतलब किस किस बिजनेस में बैंकिंग कंपनी एंगेज कर सकती है। तो notwithstanding anything contained in section 6, no banking company shall hold any immovable property howsoever acquired except such as is required for its own use, मतलब अगर अपने यूज के लिए है तो वो तो एक्वायर तो उसको होल्ड कर सकता है, बट अगर अपने यूज के लिए नहीं है तो कोई बैंकिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। आगे पढ़ते हैं। फॉर एनी पीरियड एक्सीडिंग 6-7 years फ्रॉम द एक्विजिशन देयर ऑफ, मतलब जो बैंकिंग कंपनी है वो खाली 7 साल के लिए ही इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकती है, एक्सेप्ट अगर वो उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए अपने काम के लिए यूज कर रही हो तो बात अलग है, उसके लिए कोई ऐसा कोई टाइमलाइन मेंशन नहीं है। बट अगर अपने काम के लिए उसको यूज नहीं कर रही, अपने लिए यूज नहीं कर रही है बैंकिंग कंपनी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज, तो वो उसको होल्ड नहीं कर सकती 7 साल से ज्यादा, मतलब 7 साल के अंदर अंदर उनको उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना ही करना है। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। और फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस विच एवर इज लेटर और एनी एक्सटेंशन ऑफ सच पीरियड एज इन दिस सेक्शन प्रोवाइडेड, अगर कोई एक्सटेंशन दे देता है आरबीआई तो वो 7 ईयर से ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। एंड सच प्रॉपर्टी शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन सच पीरियड एक्सटेंड एज द केस में भी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं उनको करना है विद इन 7 years और या एक्सटेंडेड टाइम एज द केस में भी। ठीक है ना, तो अब जैसे रिजर्व बैंक है अगर वो उसको एक्सटेंड कर देता है 7 years के टाइम को फॉर एनी रीजन तो वो उसको वो होल्ड कर सकते हैं फॉर दैट एक्सटेंडेड पीरियड, बट जो एक्सटेंशन है वो इन एनी केस 5 साल से ज्यादा की नहीं होगी। सेक्शन 9 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि वो क्यों कहता है कि जो बैंक है वो प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते बियॉन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते बियॉन्ड 7 years। उसका खाली एक ही रीजन है ताकि बैंक जो है फोकस करें अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज पे, ना कि रियल एस्टेट एक्टिविटीज में। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको। लेट्स से एचडीएफसी बैंक सीजेस अ फैक्ट्री प्रॉपर्टी
from a defaulter during loan recovery. It cannot hold the property indefinitely. It must sell it within 7 years or within the extended period if granted by RBI. आप मतलब समझ ही गए होंगे कि लेट्स से किसी बैंक ने फैक्ट्री प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी को सीज किया है डिफॉल्टर की ड्यूरिंग द लोन रिकवरी प्रोसेस, तो उस प्रॉपर्टी को वो होल्ड नहीं कर सकता इनडेफिनेट पीरियड के लिए. उस प्रॉपर्टी को उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना ही है विद इन 7 ईयर्स या कोई ऐसा एक्सटेंडेड पीरियड जो कि आरबीआई ने उसको ग्रांट कर दिया. और जैसे मैंने आपको बताया वो जो एक्सटेंडेड पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता. तो इन टोटल क्या हो गया, अगर एक्सटेंशन दे दी जाती है, लेट्स से फुल एक्सटेंशन देता है आरबीआई 5 इयर्स की, तो 12 इयर्स का टाइम हो जाता है. 12 इयर्स के ऊपर बियॉन्ड वो प्रॉपर्टी जो बैंक है वो होल्ड नहीं कर सकता है. आई होप आपको सब सेक्शन 5A, 5B एंड 5C ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 को समझ में आए होंगे. अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.